नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मरुधर क्लासेज पर। आज हम दोस्तों कल हमने पढ़ा था पाबू जी के बारे में। आज हम पाबू जी के भतीजे जरडा जी या रूपनाथ जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से मिल सकें। तो बात करते हैं दोस्तों पाबू जी के भतीजे जरडा जी की। तो जब जिंदराव खीसी पाबूजी राठौड़ और बूढ़ा जी की हत्या कर देता है और चला जाता है। जेल चला जाता है तो नगाड़ों और बाज गाज के साथ जाता है। और जेल में जो पाबूजी की बहन होती हैं, वो बहन किसी से पूछती है कि आज जिंदराव खींची हैं, जो कि गाजे बाजे के साथ कैसे आ रहा। तो किसी ने कहा कि राठौड़ वंश जो कोलूमंड के राठौड़ थे उनमें कोई नहीं रहा है जीवित, और पराजित जिंदराव खींची जो कि राठौड़ों को पराजित करके आ रहा है, ऐसा सुना। तो जो होती है ना जरडा जी की बुआ, वो बिलौना कर रही होती है और बिलौना बीच में ही छोड़ देती है और वो एक प्रण लेती है कि जब तक मैं इस जिंदराव खींची का खून का बिलौना नहीं करती तब तक मैं सहन से नहीं रह सकती। तो उसने तो ये प्रण ले लिया। और अब बात कर लेते हैं पाबू जी की हत्या हो जाती है और बूढ़ा जी की हत्या जो हो जाती। बूढ़ा जी की पत्नी जो कि गुजरात में चली जाती है। गुजरात में एक स्थान पड़ता है, उस स्थान पर जरडा जी का मामाल होता है, ननियाल होता है, तो वहाँ पर वो चली जाती है। और वो बूढ़ा जी और सारे राठौड़ वंश के चले जाते तो वो सहन नहीं कर पाती है और वो सरी से जरडा जी जो कि 7 माह के पेट में थे, गर्भ में थे, तो उन्हों को सरी से काट करके पेट और निकाल करके अपनी माँ को सौंप देती है और अपनी माँ से कहती है कि ये मेरा बेटा है और ये जिंदराव खींची का बदला लेगा और पाबू जी के और बूढ़ा जी का यही बदला लेगा। जिंदराव खींची को ये मारेगा, आप इसका पालन पोषण करदा। और इसी तरह से बूढ़ा जी की पत्नी जो कि वीर गति को प्राप्त हो जाती है। और अब बात कर लेते हैं जरडा जी की। जरडा जी का पालन पोषण ननियाल में हुआ, गुजरात में, और वहाँ बड़े हो गए और वीर बनने लगे। 10 साल की उम्र थी तब वो तीर विद्या में निपुण हो गए। अब धनुष चलाने लगे। पनियारियाँ 10-15 पनियारियाँ पानी लेने तालाब पर चली जाती है और पाल पर जैसे ही ऊपर चढ़ती है तो एक धार में हो जाती पानी का मटका भर के। तो उसी तरह जरडा जी ने देखा कि मैं इन मटकों को फोड़ूंगा और वो धनुष चला देते हैं और 7 मटके होते हैं पनियारियों के, साथ के साथ फूट जाते हैं। तो पनियारियाँ जरडा जी को एक मैना दे देती है। वो कह देती हैं कि ऐसा तू वीर योद्धा है जरडा, तो तू कोलूमंड क्यों नहीं जाता, जहाँ पर तेरे चाचा और तेरे पिता का हत्या का बदला क्यों नहीं लेता, इतना वीर है तो उन्हों का बदला क्यों नहीं लिया। अब ये बात सुनी तो वो भाग कर जाता है ननियाल में और नानी माँ और अपने मामे से पूछ देता है कि कौन है, मेरा वंशज कहाँ है और क्या बात है। तो वो बता देते कि तुम्हारा बुआ फूफा जी है जो कि बुआ के वर है और उन्होंने पाबूजी और तुम्हारे पिताजी का हत्या कर दी है। तो आप ये बात सुन कर के जरडा जी ठान लेते हैं कि मैं उनका बदला ज़रूर लूँगा। और जरडा जी वहाँ से निकल जाते हैं, सीधे आ जाते हैं कोलूमंड, और कोलूमंड से वो सीधे चले जाते हैं झाइल राज्य में। और जैसे ही झाइल में प्रवेश करते हैं तो बरसात हो जाती है, क्योंकि जब पाबूजी और बूढ़ा जी की हत्या करके जो चला गया था जिंदराव खींची, उसके बाद में उसके राज्य में हरा भरा नहीं था, पानी की बावड़ियाँ सूख गई थी और हरे भरे खेत थे वो सारे सूख गए थे। और जैसे ही उसने किसी जिंदराव खीसी ने किसी से पूछा महाराज से कि क्या तो के उसने कहा कि मेरा राज्य सूख क्यों रहा है। तो उस महाराज ने कहा कि अगर इस समय राठौड़ कोलूमंड के राठौड़ वंश में से कोई यहाँ पर पहुँच गया
तो आपका राज्य हरा भरा हो जाएगा। तो ये बात उसके बुआ ने भी सुन ली थी, पाबूजी की बहन ने सुन ली थी। अब जैसे ही जरडा जी है जो कि कोलूम जाइल में प्रवेश करते हैं तो बारिश हो जाती है, हरा भरा क्षेत्र हो जाता है। तो वो होती है जरडा जी की जो बुआ होती है वो इधर उधर घरों में भागने लगती है कि मेरे वंशज में कोई न कोई तो जीवित है, ऐसा उसको प्रतीत होता है। और वो इधर उधर भागने लग जाती है और फिर घर पे आकर के मेड़ी में एक बार रात्रि में सो रही थी और उसी के पास में एक बाग था जो कि राज्य है कोलूमंड का, जायल का राजा। उसके पास में एक बाग जो कि उद्यान था और उस उद्यान में रूपनाथ जी सोए हुए थे। एक बालक सोया हुआ देख करके जो जरडा जी की बुआ है वो उस बालक के पास में चली जाती है और बालक को पूछती है कि तुम कौन हो। तो बालक उत्तर देता है कि मैं जरडा हूँ और मैं कोलूमंड का हूँ और बूढ़ा जी मेरे पिताजी का नाम है, राठौड़ वंश के हैं और मैं जिंद्रा खीसी का हत्या करने के लिए आया हूँ। तो फिर जरडा जी ने पूछा कि आप कौन हो। तो उसने उत्तर दिया कि मैं तेरी ही बुआ हूँ और तू इतना छोटा है 10 साल का और तू जिंद्रा खीसी को मारेगा कैसे। फिर बुआ और भतीजे दोनों चले गए महल में चले गए और रात को प्लानिंग बनाने लग गए कि इस जिंद्रा खीसी को, क्योंकि बुआ भी मारना चाहती थी, अपने परिवार का बदला लेना चाहती थी। तो उन्होंने प्लानिंग बनाना स्टार्ट कर लिया और अब बुआ एक दासी को भेज दिए और कहती है कि जिंद्रा खीसी को आप कह दीजिए कि वो 12 साल से नहीं बोली है और आज आपको बुला रही है, तो जिंद्रा खीसी को ये सूचना आप दे दीजिए। अब जिंद्रा खीसी को वो सूचना दे दिए। तो दोस्तों जिंद्रा खीसी को सूचना दे देती है, रानी कह देती है कि सूचना दीजिए। सूचना दासी दे करके आती है कि रानी आपको महल में बुला रही है। तो काफ़ी दिनों से 11 साल हो गए थे लगभग रानी से बोले हुए और जिंद्रा खीसी खुश होकर के रवाना हो जाता है। जैसे ही जिंद्रा खीसी रवाना हो जाता है तो यहाँ पर बुआ और भतीजे की प्लानिंग थी। तो यहाँ पर जो जरडा जी की बुआ खड़ी रह जाती है जो कि जिंद्रा खीसी की पत्नी है और यहाँ पर जरडा जी खड़ा हो जाता है। यहाँ पर ये दीवार है और यहाँ पर ये रास्ता है, यहाँ पर ये दीवार है और यहाँ पर जरडो जी खड़े हैं। यहाँ पर जो जरडा जी की बुआ खड़ी है और यहाँ से सीधा खुश होकर के जिंद्रा खीसी जैसे ही प्रवेश करता है तो यहाँ पर जो जिंद्रा खीसी की पत्नी जो कि जरडा जी की बुआ है यहाँ पर बिलोना कर रही होती है और यहाँ पर जरडो जी है जो कि नंगी तलवार लेकर के खड़े। जैसे ही खुश होकर के जिंद्रा खीसी यहाँ प्रवेश करता है तो जरडा जी सीधे ही तलवार से इसकी जिंद्रा खीसी की गर्दन काट देते हैं। अब गर्दन काट देते हैं तो जिंद्रा खीसी की पत्नी है जो कि बिलोना कर रही होती है वो बिलोना आगे कर लेती है और उसकी गर्दन है जो कि पूरा सिर है वो उस बिलोना के अंदर गिर जाता है। जैसे ही बिलोने के अंदर गिर जाता है तो वो खुश होती है और कहती है कि आज मैंने खून का बिलोना किया पति का और मैंने जो प्रण लिया था वो पूरा किया और मेरे वंशज में से आज एक जीवित है। अब उस जरडो जी वहाँ से उसको जो होती है बुआ वो भेज देती है, वहाँ से रवाना कर देती है और पीछे जो कि जिंद्रा खीसी की सेना पीछे घुस जाती है और पीछे आ जा। अब जिंद्रा खीसी की सेना और आगे रूपनाथ जी पीछे जिंद्रा खीसी की सेना। जैसे यहाँ एक सोटू गांव बाड़मेर के अंदर पड़ता है, सोटू यहाँ पर एक जरडा जी की पाल बनी हुई है, जरडा जी की पाल। तो यहाँ पाल पहले नहीं थी, पहले एक तालाब था, यहाँ पर एक तालाब था सोटू गांव के पास में
और यहाँ पर आ जाते हैं और गोरखनाथ जी जो कि गुरु होते हैं झरड़ा जी के, और गोरखनाथ जी को याद कर लेता है कि मुझे आज मार देंगी ये सेना। तो याद कर लेते हैं तो गोरखनाथ जी वरदान दे देते और वो तालाब होता है वो एकदम उधर की पाल और उधर की पाल दोनों एक साथ में भेड़ एक साथ हो जाती है, और एक साथ हो जाती है तो फिर एक साथ हो जाती है तो जो झरड़ा जी होते हैं उस पाल के ऊपर हो जाते हैं, और जो खीसी की सेना होती है जो कि वहीं रुक जाती है और कह देती है कि ये जो झरड़ा जी है वो इस पाल के अंदर दब गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो झरड़ा जी थे वो पाल के ऊपर रह गए, दबे नहीं, और वो एक बालोतरा के पास में एक जगह पड़ती है वहाँ पर आ गए, वहाँ तपस्या करने लग गए और किसी से बोलते नहीं थे और छोटे से बालक थे 10 साल के। तो वहाँ लोगों ने परेशान किया तो वहाँ से वो सिंबुदड़ा जो कि बीकानेर में पड़ता है वहाँ चले गए, वहाँ तपस्या करने लग गए, लेकिन वहाँ भी लोग की आवाजाही होने लगी। तो वहाँ से सीधे हिमाचल प्रदेश गए और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ियाँ में वहाँ पर रहने लग गए, और हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर तपस्या और वहाँ पर मंदिरें और अंतिम श्वास भी वहीं लिए लगभग। और यहाँ पर आपको दोस्तों एक फैक्ट पूछा जाएगा कि झरड़ा जी की पाल कहाँ पर स्थित है। तो झरड़ा जी की पाल छोटू गांव बाड़मेर के अंदर है, और यहाँ पर झरड़ा जी का एक मंदिर भी बना हुआ है पाल के ऊपर। और अब बात कर लेते हैं कि झरड़ा जी अब झरड़ा जी के मुख्य मुख्य पॉइंट कौन कौन से। तो बात कर लें, पाबू जी के भतीजे थे जिंदराव खीसी जो कि जायल का राजा था, को मारकर अपने पिता और सासा की हत्या का बदला लिया। पिता कौन थे? बूढ़ा जी थे, और बूढ़ा जी को मार दिया। और कोलूमंड मंदिर इनके कहाँ पर बने हुए, कोलूमंड जोधपुर में, और एक सिंबुदड़ा बीकानेर में, और एक पूछा जाए तो छोटू बाड़मेर के अंदर जो कि झरड़ा जी की पाल भी बनी हुई है यहाँ पर। और इन्हें रूपनाथ भी कहा गया, और हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों लोक देवताओं का टॉपिक झरड़ा जी आपको आज समझ में आ गया होगा। अगर कोई त्रुटिवश रह गई हो तो माफ़ करना, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।